हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी रसायन विज्ञान कक्षा 11वीं का तीसरा अध्याय तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्म में आवर्तिता। ठीक है, तो तत्वों का वर्गीकरण आपने देखा है पीरियोडिक टेबल किस तरह से बनाए जाते हैं, थोड़ा बहुत आपने कक्षा 9वीं 10वीं में भी देखा है। ठीक है, तो उसी को हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिसमें सभी तत्वों के किस तरह से वर्गीकरण हम करेंगे, उसको किस तरह से पीरियोडिक टेबल में रखेंगे और उनका गुण धर्म किन किन बातों पे आधारित होता है, किन किन बातों पे निर्भर करता है। जैसे वो वर्ग में एक के बाद एक नीचे आते हैं और आवर्त में एक के बाद एक बाजू में जाते हैं। तो आवर्तिता का मतलब ये है कि जो गुण धर्म है वो किस तरह से समानता और किस तरह से असमानता दिखाते हैं, उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, तीसरा अध्याय है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ग्लेन टी सीबर्ग ने एक यहाँ पर एक कथन दिया है, एक फ्रेज दिया है। आवर्त सारणी प्रामाणिक तौर पर रसायन शास्त्र का अत्यंत महत्वपूर्ण विचार है। प्रतिदिन विद्यार्थी को इससे सहायता मिलती है, खोजकर्ताओं को नई दिशा मिलती है और व्यवस्थित रूप में संपूर्ण रसायन शास्त्र का संक्षिप्त वर्णन मिलता है। तो अगर आप पीरियोडिक टेबल को सही ढंग से पढ़ लेते हैं और सही ढंग से समझ लेते हैं तो केवल पीरियोडिक टेबल को देख करके ही आप जितने भी तत्व हैं, वैसे तो 118 तत्व तक आपको दिखेंगे, लेकिन 90 तत्व जो है प्राकृतिक तौर पे लगभग पाए जाते हैं। तो इन सभी तत्वों के रासायनिक भौतिक गुणों का आपको जो है जानकारी आपको मिल जाएगी अगर आप पीरियोडिक टेबल पढ़ना समझ गए, जान गए तो। ठीक है, यह इस बात का एक अद्भुत उदाहरण है कि रासायनिक तत्व अव्यवस्थित समूह में बिखरी हुई इकाई नहीं होते, अपितु वे व्यवस्थित समूह में समानता प्रदर्शित करते हैं। तो जो तत्व हैं वो एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ों में समानता दिखाते हैं, और अगर असमानता दिखाते हैं तो उसमें भी एक पीरियोडिसिटी होती है, उसमें एक आवर्तिता होती है। जो लोग यह जानना चाहते हैं कि दुनिया छोटे छोटे अंशों से कैसे बनी है, उसके लिए आवर्त सारणी बहुत उपयोगी है। ठीक है, तो दुनिया मुख्यतः तत्वों से बनी हुई है और वो तत्वों का अध्ययन हम आवर्त सारणी में करते हैं। इस एकक में हम वर्तमान आवर्त सारणी का ऐतिहासिक विकास एवं आधुनिक आवर्त नियम का अध्ययन करेंगे। आवर्त नियम क्या है? आवर्त नियम मुख्यतः दो आवर्त नियम चलते हैं, एक जो मेंडलीफ ने दिया था और एक जो मॉडर्न है मोजले ने दिया था, और उसके आधार पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नील बोर्स ने बनाया था, और जो मेंडलीफ ने दिया था तो उन्होंने ही अपना पीरियोडिक टेबल भी बनाया था। तो आवर्त नियम ये कहता है कि तत्वों में जो समानताएं हैं वो उनके परमाणु द्रव्यमान और परमाणु क्रमांक पर आधारित होते हैं। ठीक है, मतलब मेंडलीफ ने कहा था कि परमाणु द्रव्यमान इसके लिए जिम्मेदार है, फिर बाद में सुधार के उसको आधुनिक आवर्त सारणी में कह दिया गया कि तत्वों के जो परमाणु क्रमांक हैं, मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान को कहा था, आधुनिक में परमाणु क्रमांक को कहा गया कि उसके कारण से आवर्तिता होती है। ठीक है, आधुनिक आवर्त नियम का अध्ययन करेंगे। तत्वों का वर्गीकरण परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का परिणाम है। अंत में हम तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणों को आवर्ती प्रवृत्ति पर विचार करेंगे तो देखिए, अध्याय 2 में आपने परमाणु संरचना पढ़ा, जिसमें आपने उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ा कि 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s², 3d10, ऐसा पढ़े ना आपने। तो वही जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है उसी के आधार पे हम तत्वों का वर्गीकरण करेंगे और आवर्त सारणी भी बनाएंगे। तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है? वो इसलिए आवश्यक है कि जब आप तत्वों को वर्गों में और आवर्तों में आप स्थापित कर देते हैं, तो मान लो एक वर्ग के आप किसी एक तत्व का भी अध्ययन कर लेते हैं, तो उस वर्ग में जो 5, 7, 10 जितने भी तत्व हैं उन सभी के जो मूल और बेसिक जो कैरेक्टर हैं, गुण हैं, उनका आपको अंदाजा हो जाता है। जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, तो उसमें अगर आप लिथियम का अध्ययन कर लेते हैं तो बाकी का भी आपको अंदाज हो जाएगा कि बाकी तत्व इस ग्रुप में, इस समूह में कैसा व्यवहार करेंगे। ठीक है, तो इसलिए तत्वों का वर्गीकरण आवश्यक है, उनको हम आवर्त सारणी में रखते हैं। अब तक हम यह जान चुके हैं कि तत्व सभी प्रकार के पदार्थों की मूल इकाई होते हैं। ये बात तो आपने कड़ाद के समय से जानते आ रहे हैं।
कि तत्वों से ही बने होते हैं कोई भी पदार्थ। सन 1800 में केवल 31 तत्व ही ज्ञात थे। सन 1865 तक 63 तत्वों की जानकारी हो गई थी। अब बताइए कि 1800 से लेकर 1865 में, मतलब इस बीच में 31 से लेकर 63, मतलब कि करीब करीब 32 तत्वों की खोज इन 65 सालों में हो गई थी। आजकल हमें 114 तत्वों के बारे में पता है। हालांकि आप देखेंगे तो 118 तत्व आपको दिखेंगे आवर्त सारणी में। इनमें से हाल में खोजे गए तत्व मानव निर्मित हैं। आप ध्यान रखेंगे कि ये जो मैंने लिया है एनसीईआरटी के लेटेस्ट बुक से लिया है और इसमें 114 तत्व लिखा है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है नीट में तो आप 114 क्वेश्चन तत्व ही करेंगे, ठीक है। और इनमें से बहुत सारे मानव निर्मित हैं, क्योंकि जो प्राकृतिक तौर पे तत्व हैं वो करीब 90 हैं। उसके बाद वाले जो बनाए गए हैं करीब करीब 28 तत्व वो मानव निर्मित हैं। मतलब जो पहले से तत्व हैं उन्हीं में परमाणु क्रमांक को कम ज़्यादा करके हमने और तत्व बनाए हैं। वैसे अभी भी नए तत्वों की कृत्रिम रचना के प्रयास जारी हैं। एक चीज़ और बता दें, क्या पुराने समय में सुने हैं कि पुराने समय में लोग जो है लोहा तांबा वगैरह से भी सोना बना लेते थे। पारस मणि करके एक पत्थर के बारे में जानकारी मिलती है। तो एक्चुअली पारस मणि कितना सही है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये बात जरूर है कि पुराने ऋषि मुनियों के पास ये विधि जरूर थी कि वो इन तत्वों से जो है सोना बना लेते थे। और इनका जिक्र भी है, किस तरह से आप बना सकते हो इनका जिक्र भी लिखा है उसमें। उसके प्रयास भी जारी हैं और फ्यूचर में हो सकता है कि हम सोना बना लें। लेकिन एक बात समझ लेना कि जो चीज़ आसानी से उपलब्ध होता है उसकी कीमत नहीं रह जाती। जैसे आप सोच रहे हैं कि अभी सोना जो है 60,000 55,000 तोला चल रहा है 10 ग्राम का, तो उतना ही चलेगा। तो जिस दिन आप आर्टिफिशियली सोना बना लोगे उस दिन फिर उसकी कीमत एकदम कौड़ी के भाव हो जाएगी। तो वे चीज़ें जो आसानी से उपलब्ध हैं उनकी कोई कीमत नहीं है, और वे चीज़ें जो मुश्किल से उपलब्ध हैं उनकी कीमत है। जैसे अब इंसान की कीमत जो है जानवरों से कम हो गई है। अगर आप एक शेर को मार देते हैं तो आपको जेल हो जाएगी, लेकिन एक शेर आपको मार देता है तो उस शेर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप से जो मानव है अब ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए उनकी कोई कीमत नहीं रह गई है, ठीक है। इतने सारे तत्वों और उनके असंख्य यौगिकों के रसायन का अध्ययन अलग अलग कर पाना बहुत कठिन है। इस कठिनाई को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने तत्वों का वर्गीकरण करके इस अध्ययन को संगठित और आसान बनाया है। तो अलग अलग तत्वों का आप अध्ययन, उनके सारे भौतिक रासायनिक गुणों का अध्ययन, है ना, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अध्ययन, किस तरह से वो अरेंज है इनका अध्ययन, ये सब चीज़ें संभव नहीं है। आप कुछ इस बात को समझ सकते हैं। तो जब हम इसको वर्गीकृत कर लेते हैं तो एक वर्ग के एक भी तत्व का अध्ययन कर लें तो उस वर्ग के सभी तत्वों का अध्ययन हो जाएगा, ठीक है, ऐसा है। इतना ही नहीं, इस संक्षिप्त तरीके से सभी तत्वों से संबंधित रासायनिक तत्वों का अध्ययन तर्कसंगत रूप से तो कर ही सकेंगे, भविष्य में खोजे जाने वाले अन्य तत्वों के अध्ययन में भी मदद मिलेगी, ठीक है। तो आगे अगर हमको और कुछ नए तत्व प्राकृतिक या कृत्रिम तौर पे मिलते हैं तो उनके बारे में भी हमको आसानी से समझ में आएगा। तो आवर्त सारणी की उत्पत्ति, देखिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किया, ठीक है, जिसमें सबसे प्रथम बार जो है ठीक ढंग से जो बना था वो मेंडलीव का ही था। उससे पहले कई वैज्ञानिकों ने प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कोई बहुत अच्छा तरीके से नहीं बना पाया। तत्वों का वर्गीकरण समूहों में, आवर्तिता नियम एवं आवर्त सारणी का विकास वैज्ञानिकों द्वारा अनेक अवलोकनों तथा प्रयोगों का परिणाम है। सर्वप्रथम जर्मन रसायनज्ञ जॉन डोबेराइनर ने सन 1800 के प्रारंभिक दशकों में इस बात की ओर संकेत किया कि तत्वों के गुणधर्मों में निश्चित प्रवृत्ति होती है। तो सबसे पहले डोबेराइनर ने ही ये चीज़ बताया था कि तत्वों में आवर्तिता होती है, का मतलब तत्वों में एक निश्चित तरीके से उनमें भौतिक और रासायनिक गुणों में बदलाव और समानताएं होती हैं। सन 1829 में उन्होंने समान भौतिक एवं रासायनिक गुणों वाले 3 तत्वों के समूह त्रिकों की तरफ ध्यान आकर्षित कराया, ठीक है। अभी जो इससे पहले जो दिखा था, अब देखिए ये इन्होंने त्रिक बनाया है, जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये अभी भी एक ही समूह में है ना, आप देखिएगा आवर्त सारणी को, ठीक है। इनका परमाणु भार 7, 23 और 39 है, क्योंकि शुरू में जो वैज्ञानिक थे उनको ये लग रहा था कि परमाणु भार ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाद में मेंडलीव के बाद जब आधुनिक पे कार्य शुरू हुआ
तब लोगों को समझ में आया कि नहीं, परमाणु भार से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो परमाणु द्रव्यमान है। तो फिर उसको परमाणु क्रमांक है, तो फिर परमाणु भार या द्रव्यमान को छोड़ करके परमाणु क्रमांक पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया वैज्ञानिकों ने। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम ये तीनों जो है एक जैसे गुणधर्म वाले हैं। वैसी कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम है ना, ये भी एक ही समूह में अभी भी रखे गए हैं, है ना। 40, 88, 137 इनका परमाणु भार है। वैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हेलोजन्स हैं, है ना। तो इनका भी जो है 3 का समूह है। तो इस तरह से डोबेराइनर ने 3 के समूहों में कुछ तत्वों को रखा और बताया कि देखिए कि ये 3 जो हैं एक दूसरे से बहुत समान है, ठीक है, तो इनको एक साथ रखा जा सकता है। इसको डोबेराइनर का त्रिक नियम या ट्राइड कहते हैं, डोबेराइनर ट्राइड कहते हैं इसको। उन्होंने यह भी पाया कि प्रत्येक त्रिक में बीच वाले तत्व का परमाणु भार शेष दोनों तत्वों के परमाणु भार के औसत मान के लगभग बराबर था, ठीक है, बीच वाले का। देखिए जैसे आप 7 और 39 को जोड़िए तो आता है 46, 46 का आधा कर दोगे तो होता 23। अब देखिए बीच वाला 23 है ना, तो ये जो है 23 दिख रहा है आपको। वैसे ही कैल्शियम, बेरियम का जोड़ करके आधा करोगे तो ये लगभग 88 के आसपास। क्लोरीन और आयोडीन का जोड़ के करोगे आधा तो लगभग 80 के बराबर, लगभग ना, लगभग होता है, कोई जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली हो। साथ ही मध्य वाले तत्व के गुणधर्म शेष दोनों तत्वों के गुणधर्मों के मध्य पाए गए हैं। यह भी एक बात है कि बीच वाला जो तत्व है वो बाकी दोनों तत्वों के ठीक बीच वाले गुणधर्म प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से इन्होंने 3 का जो समूह बनाया उन्हें ट्राइड कहा गया। डोबेराइनर का त्रिक का नियम कुछ ही तत्वों के लिए सही पाया गया, इसलिए इसे महज एक संयोग समझकर इसका विचार छोड़ दिया गया। कुछ तत्वों में तो ये सही पाया गया, लेकिन हमारे पास फिलहाल उस समय तक करीब 63 तत्व नहीं तो कम से कम 40-50 तत्व तो खोजे ही जा चुके थे 1829 तक, क्योंकि 1865 तक 63 तत्व खोजे गए थे। तो मान लो 1829 में जब इन्होंने दिया तो मान लो कि 40 से 50 तत्व खोजे गए होंगे। उस समय उतने सारे तत्वों में से कुछ 8, 10, 15 तत्वों में ही इस टाइप का ग्रुप बनाना संभव हो पाया, इसलिए ये सारे तत्वों के बारे में आपको निश्चित जानकारी नहीं दे पाया। इसके पश्चात फ्रांसीसी भूगर्भ शास्त्री A.B.D. चैनकोटाइस ने सन 1862 में तत्वों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया। इन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया और तत्वों की वृत्ताकार सारणी बनाई, जिसमें तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तिता, एक मिनट है ना, ये थोड़ा मेरा फ़ोन आ गया था, कोई बात नहीं है, प्रयास किया और तत्वों की वृत्ताकार सारणी बनाई, जिसमें तत्वों के गुणधर्मों में आवर्ती पुनरावृत्ति को दर्शाया गया। तो इन्होंने मतलब वृत्ताकार सारणी बनाई, ठीक है। अब इसमें चूंकि एनसीईआरटी में चीज़ नहीं दिया है तो मैंने एक्स्ट्रा आपको बताने का भी प्रयास नहीं किया। इसमें एनसीईआरटी को थोड़ा सा लिमिट करके ही पढ़ा रहा हूँ मैं, ताकि आपके वर्कलोड ना बढ़े। मैं जब एनसीईआरटी ख़त्म कर लूँगा उसके बाद फिर मैं आपको डिटेल पढ़ाऊँगा। जो बाकी बुक्स हैं, जो रेफरेंस बुक्स हैं, प्रदीप है, ABC है ना, अच्छी अच्छी बुक्स हैं मार्केट में, उनमें से फिर मैं आपको पढ़ाऊँगा। अभी मैं फिलहाल इसको बहुत ज़्यादा आपको नहीं बढ़ा के पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। तो जो चैनकोटाइस हैं इन्होंने एक वृत्ताकार सारणी बनाई, लेकिन इनकी एक बड़ी विशेषता ये थी कि उन्होंने परमाणु भार को बढ़ते हुए क्रम में रखा, ठीक है, जिसमें तत्वों के गुणधर्मों में आवर्ती पुनरावृत्ति को दर्शाया गया। यह भी अधिक ध्यान आकृष्ट नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि जब आपने वृत्ताकार बना दिया तो आप कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ अंत करेंगे, ये दिक्कत था। दूसरा, उस वृत्त में सारे तत्वों को रखना भी संभव नहीं हो पाया था, है ना, कुछ नए तत्वों के लिए जगह भी नहीं बन रहा था। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ पर आए चैनकोटाइस के आवर्त सारणी में, ठीक है। अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड, इनका बहुत बड़ा काम रहा है। 1865 में अष्टक नियम, लॉज ऑफ ऑक्टेव्स को विकसित किया। उन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के क्रम में व्यवस्थित किया तथा पाया कि किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर 8वें तत्व के गुण प्रथम तत्व के समान थे। ये बड़ा अच्छा चीज इन्होंने बताया कि पहला तत्व और 8वां तत्व लगभग
एक जैसा था। तो जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, फिर आठवां यहां रखा, फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 ऐसा रखा। तो हर आठवां तत्व जो था वो एक दूसरे के समान थे, तो उनको हम एक एक ग्रुप में रखते गए, फिर ये भी एक ग्रुप बना, फिर ये भी एक ग्रुप बना, फिर ये भी एक ग्रुप बना, क्योंकि इसके आठवां में ये आ रहा है, इसके आठवें में ये आ रहा है, ऐसा हुआ ना। तो ये एक बड़ा अच्छा सारणी जो है प्रारंभिक तौर पे विकसित हो गया। ठीक है, सारणी 3.2 यहां पर देखेंगे अपन, आगे सारणी है। यह संबंध उसी प्रकार का था जैसा आठवें सांगीतिक स्वर 8 म्यूजिकल नोट का संबंध प्रथम सांगीतिक स्वर के साथ होता है। सा रे गा मा पा ऐसा बोलते हैं ना, उसमें आठवां जो होता है उसके बारे में बात करें। न्यूलैंड का अष्टक नियम सिर्फ कैल्शियम तक के तत्वों का तक ही सही प्रतीत हुआ, जिसका परमाणु क्रमांक 20 है कैल्शियम, वहां तक संभव हुआ, उसके बाद फिर ये पॉसिबल नहीं हो पाया। ठीक है, जबकि तत्व तो 63 खोजे जा चुके थे। हालांकि उस समय इस धारणा को व्यापक मान्यता नहीं मिली, परंतु बाद में रॉयल सोसाइटी लंदन द्वारा सन 1887 में न्यूलैंड को डेवी पदक द्वारा पुरस्कृत कर उनके काम को मान्यता दी गई। इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि इन्होंने सीधे सीधे परमाणु भार को बढ़ते क्रम में अरेंज किया। ठीक है, तो प्रारंभिक तौर पे कहेंगे तो एक ठीक ठाक आवर्त सारणी इन्होंने बनाना शुरू किया था। रूसी रसायनज्ञ दमित्री मेंडलीव अब काम शुरू हुआ सही ढंग से। ठीक है, मेंडलीव 1834-1907 तथा जर्मन रसायनज्ञ, देखिए मेंडलीव रूसी थे और लोथर मेयर ये जर्मन थे, 1830-1895 के सतत प्रयासों के फलस्वरूप आवर्त सारणी के विकास में सफलता प्राप्त हुई। स्वतंत्र रूप से कार्य करते हुए दोनों रसायनज्ञों ने सन 1869 में प्रस्तावित किया कि जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तब नियमित अंतराल के पश्चात उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में समानता पाई जाती है। ठीक है, तो जो काम न्यूलैंड ने शुरू किया था कि 8 के बाद रिपीट हो जाता है, ऐसा कहा था उन्होंने, तो ठीक है कि 8 के बाद रिपीट नहीं हो रहा है, हो सकता है 10, 12, 15, 20 के बाद रिपीट होगा, लेकिन रिपीट होगा। इसी चीज को मेंडलीफ ने और जर्मन वैज्ञानिक लोथर मेयर ने, इन दोनों मिलकर के इस चीज को आगे बढ़ाया। लोथर मेयर ने भौतिक गुणों जैसे परमाणुवी आयतन, गलनांक एवं क्वथनांक और परमाणु भार के मध्य वक्र आलेखित कर्व प्लाटिंग किया, जो एक निश्चित समुच्चय वाले तत्वों में समानता दर्शाता था। तो इन्होंने ऐसा करके एक ग्राफ बनाया था। ठीक है, इस ग्राफ के अलग अलग जगहों पे इन्होंने परमाणुओं को प्लॉट किया था। ठीक है, और ये देखा गया कि मान लो यहाँ है, उतर के फिर यहाँ आया तो इन दोनों में समानता, इन दोनों में इस टाइप की समानता पाई गई थी। मतलब ग्राफ में अरेंज किया था इन्होंने। सन 1868 तक लोथर मेयर ने तत्वों की एक सारणी का विकास कर लिया जो आधुनिक आवर्त सारणी से काफी मिलती जुलती थी, लेकिन उसके काम का विवरण दमित्री मेंडलीव के काम के विवरण से पहले प्रकाशित नहीं हो पाया। ठीक है, हालांकि इन्होंने पहले काम कर लिया था लोथर मेयर ने, लेकिन मेंडलीव का काम पहले प्रकाशित हो गया, उन्होंने काम बाद में किया। एक्चुअली क्या होता है, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च में जो हमको मिलते हैं फाइंडिंग्स, उनको हम एक पेपर में लिखते हैं, मतलब एक रिसर्च पेपर बोलते हैं, उसमें लिखते हैं, फिर उसको जर्नल्स में प्रकाशित करते हैं। जर्नल्स क्या होते हैं, मैगजीन्स होते हैं, आजकल सब ऑनलाइन हो गए हैं, तो जर्नल्स में प्रकाशित करते हैं उनको, तो उसको पढ़ के वैज्ञानिकों को उसके बारे में मालूम होता है कि क्या चीज़ हुआ है करके। तो जर्नल में जब तक आप प्रकाशित नहीं करेंगे तब तक वैज्ञानिकों को कैसे पता चलेगा। वही बात हुआ कि लोथर मेयर का जो है प्रकाशन बाद में हुआ और मेंडलीव का काम उससे पहले प्रकाशित हो गया। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के विकास में योगदान का श्रेय दमित्री मेंडलीव को दिया गया है, इसलिए मेंडलीव का चूंकि पहले प्रकाशित हो गया तो मेंडलीव को इस पर ज़्यादा वेटेज दे दिया गया। हालांकि आवर्ती संबंधों के अध्ययन का आरंभ डोबेराइनर ने किया था, किंतु मेंडलीव ने आवर्त नियम को पहली बार प्रकाशित किया। यह नियम इस प्रकार है, तो मैं आपको पहले भी बताया हूं कि मेंडलीव का नियम जो है परमाणु भार पे आधारित है। बाद में आधुनिक आवर्त नियम जो मोसले ने दिया था वो परमाणु क्रमांक पे दिया था, जो आज आधुनिक है, लेकिन ये परमाणु भार पे दिया गया था। तो मेंडलीव का जो आवर्त नियम है वो क्या कहता है,
तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब परमाणु भार को बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करोगे तो एक निश्चित समय बाद वो रिपीट होते हैं। आवर्त का मतलब आप समझते होंगे पीरियड, और पीरियड का मतलब होता है जो बार बार रिपीट होता है। जैसे आपके पीरियड्स होते हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के स्कूल में, तो हर दिन वो रिपीट होता है, तो दैट इज कॉल्ड पीरियड। ठीक है, तो ये आवर्ती फलन है, मतलब पीरियोडिक फंक्शन है का मतलब है वो बार बार रिपीट होंगे, एक निश्चित समय बाद उनके गुणधर्म रिपीट होंगे। यहाँ पर जड़े न्यूलैंड का अष्टक देख लीजिए कि 8-8 का समूह इन्होंने कैसे बनाया था। ठीक है, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां आ गया। देखिए, तो लिथियम के बाद जो 8वां है, लिथियम और सोडियम, ये दोनों एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं। फिर इसका 8वां है पोटेशियम, फिर इसका 8वां आएगा रुबीडियम, फिर सीजियम, है ना। जैसे बेरिलियम है तो बेरिलियम का 8वां मैग्नीशियम आएगा, गिन लीजिए। तो इन दोनों में बोरान का 8वां एल्यूमिनियम आएगा, कार्बन का सिलिकॉन आएगा, इनका फास्फोरस आएगा, सल्फर आएगा, क्लोरीन आएगा। तो 8वें नंबर पे जो आएगा वो उसका रिपीट होगा, उसके गुणधर्मों का। ये न्यूलैंड का अष्टक नियम है, और इसी ने एक्चुअली मैं आपको बताऊं आधुनिक और मेंडलीफ के आवर्त सारणी के विकास में प्रमुख भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो मेंडलीफ ने क्या कहा था, परमाणु भार। इस बात को जरा विशेष बार बार मैं आपको बता रहा हूं कि मेंडलीफ का आवर्त नियम परमाणु भार पर था, जिसको हम परमाणु द्रव्यमान भी कहते हैं, लेकिन आधुनिक वाला है परमाणु क्रमांक पे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मेंडलीफ ने तत्वों को क्षैतिज पंक्तियों एवं ऊर्ध्वाधर स्तंभों में उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के अनुसार सारणी में इस तरह क्रम में रखा कि समान गुणधर्मों वाले तत्व एक ही ऊर्ध्वाधर स्तंभ या समूह में स्थान पाएं। तो मेंडलीफ ने भी ऐसे ही रखा था कि ये क्षैतिज दिशा में भी और ऊर्ध्वाधर दिशा में भी दोनों तरफ रखा था, और इस बात का विशेष ध्यान रखा कि ये जो ऊर्ध्वाधर दिशा में जो ये है रो जिसको अपन कहते हैं, मतलब वर्ग जिसको कहते हैं, इसमें समान गुणधर्म वाले होते हैं। इस रो में भी समान गुणधर्म, इस रो में भी समान गुणधर्म। तो मेंडलीफ ने जो काम किया उस काम को तो बहुत पहले वैज्ञानिकों ने काफी हद तक कर दिया था, मेंडलीफ ने ही सारा काम नहीं किया है। ठीक है, मेंडलीफ द्वारा तत्वों का वर्गीकरण निश्चित तौर पर लोथरमेयर के वर्गीकरण से अधिक विस्तृत था। अब इनको मिलता चला गया, भाई मेंडलीफ को पहले का किया हुआ काम इनके लिए एडवांटेज देता चला गया, तो इसलिए ये ज़्यादा अच्छा काम कर पाए। मेंडलीफ ने आवर्तिता के महत्व को पूर्ण रूप से समझा और तत्वों के वर्गीकरण के लिए अधिक विस्तृत भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्मों को आधार माना। तत्वों के वर्गीकरण के लिए इन्होंने आवर्तिता को ज़्यादा महत्व दिया। आवर्तिता का सीधा मतलब है बार बार रिपीट होना, और इन्होंने भौतिक और रासायनिक गुणों को ज़्यादा महत्व देकर के वर्गीकरण में उनको विशेष स्थान प्रदान किया। ठीक है, विशेष रूप से मेंडलीफ ने तत्वों द्वारा प्राप्त यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र यानी एम्पिरिकल फार्मूला तथा उनके गुणधर्मों की समानता को आधार माना। ठीक है, तो मूलानुपाती सूत्र जो था, जैसे कि मान लो आप कार्बन कहते हैं तो CH2O n टाइम्स। ठीक है, तो n में आप जितना लिखते जाओगे, 2 3 से शुरू होते, 3 4 5 6 7 8, वो सभी शुगर्स हैं। जैसे C6H12 वो 6 इसमें आएगा, तो शुगर है वो, है ना। वह यह जानते थे कि यदि परमाणु भार के क्रम का पूर्णतः पालन किया जाता तो कुछ तत्व उनके द्वारा दिए गए क्रम में आवर्त सारणी में नहीं रखे जा सकते थे। अब प्रॉब्लम शुरू हुआ कि बढ़ते हुए क्रम में ही अगर रखें तो कुछ तत्व के लिए जगह नहीं बनता, इसलिए उनको थोड़ा आगे पीछे रखा गया। तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में ये कुछ कमियां थी जो आधुनिक आवर्त सारणी में हटाई गई, क्योंकि इन्होंने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा। आज हम परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं, इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी ज़्यादा सटीक बनता है। उन्होंने समान रासायनिक गुण दर्शाने वाले तत्वों को आवर्त सारणी में उचित स्थान देने के लिए उनके परमाणु भारों के क्रम की उपेक्षा की। तो कई जगह इन्होंने अपने ही नियम को ताक पे रख दिया। इनका नियम यह था कि हम परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे, लेकिन उन्होंने भौतिक रासायनिक गुणों का जब अध्ययन किया तो कुछ तत्व बढ़ने के बजाय कम वाले जगह पे आ गए। ऐसा भी हुआ, ये गलतियां हुई।
उदाहरण के तौर पर आयोडीन, जिसका परमाणु भार समूह 6 के तत्वों टेलुरियम से कम था, को समूह 7वें में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि के साथ गुणधर्मों में समानता के आधार पर रखा गया। मतलब यह था कि आयोडीन का परमाणु भार टेलुरियम से कम था, उसके बावजूद उसके बाद में रखा गया। जैसे टेलुरियम से ज़्यादा के को रखा जाता, उस जगह पे रख दिया गया। क्यों रख दिया गया? क्योंकि उसके ज़्यादा वाले जगहों पे रखने पर ही उसके भौतिक रासायनिक गुण मैच कर रहे थे। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को एक साथ रखा गया। अगर परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखते तो उसको वहाँ पर रखना संभव नहीं था, लेकिन रासायनिक भौतिक गुणों को देखते हुए उनको वहाँ पर रखा गया। हालांकि आधुनिक आवर्त सारणी में भी वहीं पर है, लेकिन मेंडलीफ के नियम के आधार पर गलत हो गया। आधुनिक नियम के आधार पर वो सही होता। अब देखिए कितना बड़ा कोइंसिडेंस रहा। ठीक है, उन्होंने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को एक समूह में रखने की प्राथमिकता को आधार मानते हुए प्रस्तावित किया कि कुछ तत्व जो खोजे नहीं गए थे के लिए सारणी में कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए गए। एक बड़ा चीज जो मेंडलीफ ने किया कि कुछ ऐसे तत्वों के लिए इन्होंने खाली जगह छोड़ दिया जो उस समय नहीं खोजे गए थे, और कहा कि यार ये फ्यूचर में खोजा जाएगा और वो यहीं पर आएगा वो तत्व जब खोजा जाएगा। तो जैसे जब मेंडलीफ की आवर्त सारणी पब्लिश हुई थी तब गैलियम तथा जर्मेनियम की खोज नहीं हुई थी। उन्होंने एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के नीचे एक रिक्त स्थान छोड़ा। इस तत्व का नाम क्रमशः एका एल्यूमिनियम तथा एका सिलिकॉन रखा। ठीक है, तो एका एल्यूमिनियम आगे चल के गैलियम और एका सिलिकॉन आगे चल के जर्मेनियम के रूप में हमको मिला। तो उनका नाम पहले से इन्होंने प्रस्तावित कर दिया था। ये अलग बात है कि हमने वो नाम नहीं रखा, लेकिन जगह वहीं पर रखा। एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन, जो बाद में गैलियम और जर्मेनियम। मेंडलीफ ने न केवल गैलियम और जर्मेनियम तत्वों के होने की प्रागुक्ति मतलब भविष्यवाणी की कि ये चीज़ आगे मिलेगा हमको, बल्कि इन तत्वों के कुछ भौतिक गुणधर्मों का ब्यौरा भी दे दिया था। पहले से बता दिया था कि यहाँ पर जो मिलेगा ना वो ऐसा रहेगा, और वो वही हुआ। बाद में खोजे गए इन तत्वों के प्रागुक्त गुणधर्मों तथा प्रायोगिक गुणधर्मों को सारणी 3.3 में सूचीबद्ध किया गया है, जो कि लगभग एक जैसा है। देखेंगे अपन आगे देखते हैं सारणी 3.3 आगे देखेंगे, कहीं पर मैंने लगाया है उसको भी। मेंडलीफ की मात्रात्मक प्रागुक्तियों और कालांतर में उनकी सफलता के कारण उन्हें और उनकी आवर्त सारणी को काफ़ी प्रसिद्धि मिली। मेंडलीफ की सन 1905 में प्रकाशित आवर्त सारणी को चित्र 3.1 में दर्शाया गया है। इनको भी देखेंगे अपन। ठीक है, ये देखिए, एका एल्यूमिनियम यानी कि गैलियम मिला और एका सिलिकॉन जो जर्मेनियम मिला। इनका क्या क्या इन्होंने बताया था, देखिए। तो इन्होंने जो होना चाहिए वो बताया। ठीक है, तो परमाणु भार इन्होंने बताया था कि 68 के आसपास रहेगा, और गैलियम का 70 मिला हमको। वैसी जर्मेनियम का 72 रहेगा ऐसा बताया, तो 72.6 मिला परमाणु भार। घनत्व भी इन्होंने बता दिया था, करीब करीब 5.9 के आसपास रहेगा। एग्जैक्टली उतना ही मिला गैलियम का, और जर्मेनियम का 5.5 बताया था, तो थोड़ा सा कम यानी 5.36 मिला। गलनांक निम्न रहेगा बोला था। अब देख सकते हैं कि 302। ठीक है, ये केल्विन में है, ध्यान रखेंगे। 373 उबलता है, 273 0 डिग्री होता है। तो 273 और 275 यानी 25 और 2 27 27 एक मिनट 72 372 27 वही करीब 28-30 डिग्री के आसपास इसका गलनांक है। इसका गलनांक इन्होंने उच्च बताया था, और ये 1231 केल्विन मिला हमको, काफ़ी उच्च है। ऑक्साइड E2O3 रहेगा बताया था, और इसका देखिए कि Ga2O3 एग्जैक्टली वही मिला। इसका ऑक्साइड EO2 रहेगा बताया, देखिए GeO2 एकदम एग्जैक्टली सही मिला। क्लोराइड का सूत्र भी Cl3 रहेगा बोला था, देखिए Cl3 मिला। इसका Cl4 रहेगा बोला था, ये भी देखिए Cl4 मिला। तो एका एल्यूमिनियम यानी गैलियम और एका सिलिकॉन यानी जर्मेनियम, इनके बारे में जो इन्होंने भविष्यवाणी की थी, प्रागुक्ति की थी, वो लगभग सही निकली है। ठीक है, ऐसा है।
और मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है आप देख सकते हैं किस तरह से हुआ, मेंडलीव द्वारा प्रकाशित आवर्त सारणी। तो इन्होंने आप देख सकते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक 8 समूह बनाए इन्होंने, ठीक है। और 8 समूह बना करके जो उस समय के खोजे गए करीब 63 एलिमेंट्स को इन्होंने रख दिया था, ठीक है। तो ये इन्होंने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा था, ठीक है। तो 4 है, देख सकते हैं, मतलब ये 19, 4 है, 19 है, 7 है, 23 है, मतलब इनका आवर्त सारणी आप देख सकते हैं कि एक एक जो खंड है इसमें, उसमें 2-2 तत्व को रखा है, ध्यान देंगे बहुत सारे में, ठीक है। हीलियम नियॉन आपको पता है कि दोनों जो है नोबल गैस है, एक साथ रखा। आर्गन भी इसी समूह में है, क्रिप्टॉन है, जिनान है, देख सकते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, है ना। ये कॉपर थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर, है ना, कॉपर आजकल हम अलग कर दिए हैं, कॉपर यहाँ से हट गया। फिर रुबीडियम है, सीजियम है। यहाँ पर कॉपर, देखिए एक चीज ध्यान रखेंगे कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में, ठीक है, जो इधर वाले हैं वो एक जैसे मिलेंगे आपको, इधर इस लाइन वाले एक जैसे मिलेंगे और इस लाइन वाले एक जैसे मिलेंगे। जैसे कि ये देखिए, लिथियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एक लाइन में है। इधर आप देखिए सोडियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये हाइड्रोजन ना हमेशा जो है बेचारा ये आवारा तत्व है, मतलब इसको कहाँ पर रखेंगे, इसके गुणधर्म किससे ज़्यादा मैच करता है, ये आज भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। उसको बड़ी मुश्किल से हमने पहले समूह में रखा है, ठीक है, उसको देखेंगे अपन। ये देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, है ना। इधर आप देख सकते हैं मैग्नीशियम, तो ये मैग्नीशियम नहीं, सॉरी, जिंक, कैडमियम, मरकरी, है ना। मैग्नीशियम को इसमें रखा गया बाद में। तो इस तरह से इन्होंने परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखा है इसको, ठीक है। अब इसमें एक बड़ी दिक्कत क्या हुई पता है, बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनके एक से ज़्यादा परमाणु भार होते हैं। जैसे कार्बन का एक परमाणु भार आप 12 पढ़ते हो और एक परमाणु भार 14 पढ़ते हो, ठीक है, और दोनों के परमाणु क्रमांक 6 हैं। तो अब एक ही तत्व जिसको हम समस्थानिक कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं, अब कार्बन के 2 परमाणु भार हैं, क्लोरीन के भी 2 हैं, ऑक्सीजन के 3 हैं, तो क्या हम उसको अलग अलग स्थान देंगे? अगर मेंडलीव के नियम के अनुसार चलें तो फिर मुश्किल हो जाएगा। उस समय तक मेंडलीव के कार्य के समय तक बहुत ज़्यादा आइसोटोप्स या समस्थानिकों की खोज नहीं हुई थी कि एक ही तत्व में एक से ज़्यादा परमाणु भार होते हैं, इस चीज़ की खोज उस समय तक नहीं हुई थी। इसलिए मेंडलीव का जो आवर्त सारणी है उसको हमने आसानी से बना दिया। लेकिन जब बाद में आइसोटोप्स की खोज होने लग गई तो ये बड़ा मुश्किल हो गया कि भाई हम एक ही तत्व है, उसके एक से ज़्यादा परमाणु भार हैं, तो हम उसको 2 स्थान 3 स्थान कैसे देंगे एक आवर्त सारणी में। इसलिए फिर हमने आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाया, क्योंकि चाहे कितने भी आइसोटोप हैं उनके परमाणु क्रमांक एक ही होते हैं, इसलिए वो फिर अलग अलग जगहों पे रखने की समस्या खत्म हो गई, ठीक है। आधुनिक आवर्त नियम तथा आवर्त सारणी का वर्तमान स्वरूप, ये क्या चीज़ है देखते हैं। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी का विकास किया तब रसायनज्ञों को परमाणु की आंतरिक संरचना का ज्ञान नहीं था, ठीक है, और इसलिए आइसोटोप का ज्ञान नहीं था। 20वीं शताब्दी के आरंभ में अपरमाणुक कणों का विकास हुआ। अपरमाणुक कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सन 1913 में अंग्रेज भौतिक वैज्ञानिक हेनरी मोजले ने तत्वों के अभिलाक्षणिक एक्स किरण स्पेक्ट्रम में नियमितता पाई और देखा कि √V या न्यू कह दिए, उसको न्यू कहेंगे ज़्यादा अच्छा है, √न्यू जो है ये न्यू एक्स किरण की आवृत्ति है, जिसके द्वारा हम स्पेक्ट्रोमीटी करते हैं, उसकी आवृत्ति है एक्स किरण की आवृत्ति। और परमाणु क्रमांक Z के मध्य वक्र आलेखित करने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है, परंतु परमाणु द्रव्यमान तथा √न्यू के आलेख में सरल रेखा प्राप्त नहीं होती।
ठीक है, मतलब ये है कि परमाणु से परमाणु का जब एक्सरे डिफ्रैक्शन किया गया तो उस एक्सरे की जो आवृत्ति का प्रयोग किया गया उसका अंडर रूट लीजिए और परमाणु क्रमांकों के साथ उनको आप रेशियो निकालिए तो एक सरल रेखा मिलेगी। लेकिन परमाणु द्रव्यमान के साथ वही काम करेंगे तो सरल रेखा नहीं मिलती है। वक्र आलेखित करने पर, है ना, मतलब ऐसे वक्र हम खींचेंगे तो सीधी रेखा मिलनी चाहिए। तो परमाणु क्रमांक को लेकर खींचे तो सीधी रेखा मिल गई, परमाणु द्रव्यमान को लेकर खींचे तो सीधी रेखा नहीं मिली। ठीक है, अंडर रूट न्यू और परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान इनमें। अतः मोजले ने दर्शाया कि परमाणु द्रव्यमान की तुलना में किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के गुणों को दर्शाने में अधिक सक्षम है। तो मोजले ने पहली बार यह ध्यान आकर्षित कराया कि हम परमाणु द्रव्यमान के पीछे क्यों पड़े हैं। जिस वैज्ञानिक ने भी अभी तक काम किया था वो परमाणु द्रव्यमान को लेकर काम किया था। तो इन्होंने कहा भी जब हमको परमाणु क्रमांक के बारे में मालूम चल गया और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमको मालूम हो गए हैं तो हम इस पर अध्ययन करके देखते हैं। तो उन्होंने देखा तो पाया कि हाँ, परमाणु क्रमांक जो है यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसके भौतिक रासायनिक गुण के लिए, उसका अध्ययन करें। न्यूट्रॉन की उपस्थिति उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, इसी के अनुसार मेंडलीफ आवर्त नियम का संशोधन किया गया, इसे आधुनिक आवर्त नियम कहते हैं। तो मोसले के नाम पे आवर्त नियम है और नील बोर्स के नाम पे आवर्त सारणी है, आधुनिक वाला, ध्यान रखेंगे। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। मतलब परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो एक निश्चित समय बाद उनके रासायनिक और भौतिक गुणधर्म रिपीट होंगे, ये उसके आवर्ती फलन हुए। The physical and chemical properties of elements are periodic functions of their atomic numbers। मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ाइए तो एक निश्चित समय बाद रिपीट होगा। आवर्त नियम के द्वारा प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले 94 तत्वों में उल्लेखित समानताएं मिली। यहां पर नोट करने वाली बात है कि एनसीईआरटी ने लिखा है कि 94 तत्व जो है प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो जो आज हम 118 तत्व दिखाते हैं उनमें जो बाकी तत्व हैं करीब करीब 14 तत्व नहीं 6 और 8 6 14, ठीक है, 24 तत्व 24 तत्व जो हैं वो आर्टिफिशियल हैं। एक्टिनियम और प्रोटोनियम की भांति नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम भी यूरेनियम के अयस्क पिच ब्लेंड में पाए गए। इससे अकार्बनिक रसायन शास्त्र में प्रोत्साहन मिला और कृत्रिम अल्पायु वाले तत्वों की खोज हुई। तो 94 तत्व तो हमको मिला प्राकृतिक तौर पे। उसके बाद जो यूरेनियम का जो अयस्क है जिसको पिच ब्लेंड कहते हैं, इसको जरा ध्यान रखेंगे। यूरेनियम के अयस्क पिच ब्लेंड में इनको नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम भी मिला। एक्टिनियम प्रोटोनियम और यूरेनियम तो हमको मिल ही रहे थे, ठीक है, लेकिन बाकी चीज़ें भी हमको मिली। क्या क्या मिली? प्लूटोनियम और नेपच्यूनियम भी हमको मिली, ठीक है। तो अकार्बनिक रसायन शास्त्र में काफ़ी आगे बढ़े हम लोग और अल्पायु वाले तत्वों की खोज हुई। आप पहले पढ़ चुके हैं कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के नाभिकीय आवेश, प्रोटॉनों की संख्या या उदासीन परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो ध्यान रखेंगे उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, उसको आप परमाणु क्रमांक कह सकते हो। लेकिन हम उदासीन की बात कर रहे हैं क्योंकि अगर वो ऋण आयन है तो इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त है वहाँ पर, और धन आयन है तो इलेक्ट्रॉन चला गया है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा होते रहता है, प्रोटॉन कम ज़्यादा नहीं होता, इसलिए परमाणु क्रमांक के लिए हम प्रोटॉनों को लेते हैं। इसके पश्चात क्वांटम संख्याओं की सार्थकता और इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों की आवर्तिता को समझना सरल हो जाता है। तो क्वांटम संख्या जो n, l, m ये सब हैं उनको हम आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। अब यह स्वीकार कर लिया गया है कि आवर्त नियम तत्वों तथा उनके यौगिकों के भौतिक रासायनिक गुणों का फलन है जो तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित है, क्योंकि जो परमाणु क्रमांक है उसी के आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अंत में क्या लिखते हैं, जैसे S² या P6 या D10
है ना, या F14 क्या लिखते हैं अंत में, उसके आधार पे तत्वों के गुणधर्म मैच करते हैं। अगर वो एक जैसे हैं तो एक जैसे गुणधर्म रहेंगे। जैसे आखिरी में अगर सभी के S² है तो सभी एक जैसे हैं, आखिरी में P है तो ऐसा, ठीक है। तो एक जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वालों का गुणधर्म भी एक जैसा होता है, ये कहना है। समान समय पर आवर्त सारणी के विभिन्न रूप प्रस्तुत किए गए हैं। कुछ रूप तत्वों की रासायनिक अभिक्रियाओं तथा संयोजकता पर बल देते हैं, जबकि कुछ अन्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर। तो आवर्त सारणी कई प्रकार से बनाए गए हैं, कुछ तो रासायनिक अभिक्रियाओं के आधार पर बनाए गए, कुछ उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बनाए गए। इसका आधुनिक स्वरूप, जिसे आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप कहते हैं, बहुत सरल तथा अत्यंत उपयोगी है और इसे चित्र 3.2 में दर्शाया गया है। तो आगे हम देखेंगे चित्र जिसमें दर्शाया गया है। और आधुनिक आवर्त सारणी के विकास में बोर का काफी योगदान रहा, नील बोर्स का, ठीक है। क्षैतिक पंक्तियों में जिन्हें मेंडलीफ ने श्रेणी कहा था को आवर्त कहा जाता है। मतलब ऐसा जो आगे बढ़ता है वो आवर्त है और ऐसा जो आगे बढ़ता है वो वर्ग है, ध्यान रखेंगे इसको। तो क्षैतिज पंक्तियों में जिसे मेंडलीफ ने श्रेणी कहा था, क्षैतिज पंक्तियों को मेंडलीफ ने श्रेणी कहा था, आज हम उसे आवर्त कहते हैं। और ऊर्ध्वाधर स्तंभों को वर्ग कहते हैं, इसको उन्होंने भी वर्ग कहा था। समान बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास वाले तत्वों को ऊर्ध्वाधर स्तंभों में रखा जाता है, जिन्हें वर्ग या परिवार कहा जाता है, ठीक है। तो एक वर्ग में ऊपर से नीचे जो जो तत्व आते हैं उनके गुणधर्म, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लगभग एक जैसे हैं, इनको वर्ग या परिवार कहा जाता है। IUPAC के अनुमोदन के अनुसार वर्गों को पुरानी पद्धति 1A 2A है ना, ऐसा B ऐसा है ना, 1A 2A 2B ऐसा सबको नाम दिया गया है। तो 1A 7A 8A ऐसा, फिर 1B से लेके 7B तक के स्थान पर उन्हें 1 से 18 तक की संख्याओं में अंकित करके निरूपित किया गया है, ठीक है। तो पहले जो है 1A 2A 3A 4A वैसी 1B 2B 3B ऐसा रखा गया था। बाद में उनको सीधा सीधा 1 से 18 तक के ऐसे कॉलम बना दिए गए हैं, 1 से 18 तक के कॉलम, ठीक है। उनको पहले 1A 2A 1B 2B इस तरह से निरूपित किया जाता था। आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त हैं। थोड़ी संख्याएं आप ध्यान रखिए कि पहली बात तो ये कि वर्ग की संख्या 18 है, ठीक है, आवर्त की संख्या 7 है। मतलब आवर्त क्या मतलब 1 2 3 4 ऐसा, ये आवर्त है, और वर्ग 1 2 3 4 ये वर्ग है। तो ऐसे वर्ग वाले 18 हैं और आवर्त वाले 7 हैं, ठीक है। आवर्त संख्या आवर्त में तत्वों की अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या n को दर्शाती है, ठीक है। जैसे प्रथम आवर्त है, जैसे प्रथम आवर्त है, ठीक है। तो प्रथम आवर्त में 2 तत्व उपस्थित हैं। इसके बाद के देखिए मुख्य क्वांटम संख्या n को दर्शाता है, मतलब उसके तत्वों में कितने कक्षक हैं। जैसे प्रथम आवर्त है तो उसमें केवल एक कक्ष है, 1s रहेगा जिसमें एक कक्ष है। दूसरे आवर्त में 2 कक्ष हैं, ठीक है, 1s² 2s² 2p6 जिसमें रहेगा। तीसरे में 3 हैं, तीन कक्षक हैं जिसमें 3s² 3p6 3d10 4s ऐसा रहेगा, है ना। तो 7 आवर्त हैं तो 7 कक्षकों तक उनके रहेंगे। तो आवर्तों में पहले में 2 तत्व हैं, है ना, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18 और छठवें 32, ठीक है। प्रथम में 2 तत्व हैं, इसके बाद के आवर्तों में 8 8 18 18 और 32, तो 6 ही हुए। और 7वां वाला अपूर्ण है क्योंकि अभी जो है इसमें खोज जारी है, इसमें बढ़ता जा रहा है। सैद्धांतिक रूप से 6वें आवर्त की तरह इनमें तत्वों की अधिकतम संख्या क्वांटम संख्याओं के आधार पर 32 ही होगी, ठीक है। इस रूप में आवर्त सारणी के 6वें व 7वें आवर्त के क्रमशः लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के 14 तत्व नीचे अलग से दर्शाए जाते रहे हैं, ठीक है। तो लेंथेनाइड एक्टिनाइड क्या है, लेंथेनम के बाद और एक्टिनियम के बाद के तत्वों को 14 तत्वों को अलग ग्रुप में लेंथेनाइड एक्टिनाइड के रूप में दर्शाए जाते हैं आवर्त सारणी में। इसको भी हम अलग से देखेंगे, ठीक है दोस्तों। अगले क्लास में 100 से अधिक परमाणु क्रमांक वाले तत्वों का नामकरण हम कैसे करते हैं इसको सीखेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू, बाय।